तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक हेयर सलून के दुकानदार से मिलने पहुंचे और यहां पर मुख्यमंत्री क्यों पहुंचे, ये हम आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी अलग छवि के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही राजस्थान के बीकानेर में भी देखने को मिला। सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा अचानक से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी एक हेयर सैलून की दुकान पर जाकर संपर्क उन्होंने किया और योजना से मिले लाभ के बारे में पूछा। यही नहीं, गोपाल नाम के दुकानदार ने सीएम भजनलाल शर्मा को कुर्सी पर बैठाकर उनके बाल भी संवारे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने बाल बनवाए और हल्का सा हेयर कट भी करवाया। मुख्यमंत्री इस दौरान हंसी मजाक करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा भी उनके साथ मौजूद नजर आए। दुकानदार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बताया कि उसने साल 2010 में एक स्ट्रीट वेंडर के तौर पर हेयर सैलून खोला था। 2019 में उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रारंभ पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त किया और अब तस्वीर आपके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि किस तरीके से पेपर लीक मामले में एक्शन लगातार लिया जा रहा है। राजस्थान का चर्चित पेपर लीक मामला, जयपुर से ये बड़ी जानकारी, एक्शन लगातार लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। मुन्ना भाई अब बचने वाले नहीं है। अमनदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका फटाफट से यहाँ पर रुक कर लेते हैं। अमनदीप, साफ सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, ये सीधे तौर पर दर्शा दिया है कि राजस्थान में अब पेपर लीक नहीं चलने वाला है, जो कि प्रथा एक तरह से देखी जाती थी राजस्थान में, क्योंकि बार बार इस तरह के मामले सामने आते थे। देखिए, सबसे बड़ी चीज थी कि अशोक गहलोत के राज में जब पेपर लीक हुआ था तो उस पेपर लीक का मुद्दा जो था वो न सिर्फ देश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान एक पेपर लीक में एक पर्याय बन चुका था कि राजस्थान में किस तरीके से हर परीक्षा का पेपर लीक होता है। लेकिन जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई तो सिर्फ इस मुद्दे पर आई थी कि पेपर लीक के एक एक आरोपी जो है वो कहीं भी बक्से नहीं जाएंगे, चाहे उनको फिर राजनीतिक उनको फायदा मिल रहा हो या फिर आरोपियों को छुपाने का जो काम और बचाने का काम जो लोग कर रहे हैं उनके भी पीछे पुलिस जो है हाथ धोकर के पीछे पड़ी और उसके बाद में वो तमाम चेहरे निकल के सामने आए जो अभी तक सिस्टम के अंदर बैठे हुए थे। ऐसा ही परीक्षा पेपर लीक जब हुआ था उसका मुद्दा न सिर्फ राजस्थान में बल्कि हिंदुस्तान में उछला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रैलियों में भी उसका जिक्र किया था और ये श्योरिटी दी थी कि जो भी पेपर लीक में या पेपर माफिया हैं उनको सिस्टम के अंदर से बाहर लेकर के आएंगे, बेनकाब करेंगे। और यही काम किया है जब सरकार आई है। तो एसओजी के आईजी वीके सिंह ने जब पीएचक्यू आरपीए में जब ट्रेनिंग जो ले रहे थे, जो एसआई ट्रेनिंग ले रहे थे, उन सब इंस्पेक्टर्स को ढूंढ के निकाला और 15 ऐसे प्रशिक्षु लोग थे, सब इंस्पेक्टर थे, जिनको न सिर्फ बाहर निकाला बल्कि उस सिस्टम में से निकाल के पेपर माफियाओं के बारीकी पिन पॉइंट पर जो जानकारी मिली थी उन जानकारियों के तहत इन तमाम लोगों को निकाल के बाहर निकाल के आए। यानी कि 15 आरपीए में जो ट्रेनिंग ले रहे थे प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर, उनको अभी हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है और इनसे अब जानकारी ये जुटाई जाएगी कि कितने और बड़े नाम जो हैं वो इस सिस्टम में पूरे में शामिल हैं, कितने लोगों ने पेपर को लीक कराया था, कितने लोगों ने पेपर को फॉरवर्ड किया था, कितने लोगों ने पेपर को बेचा था, कितने लोगों ने पेपर को सॉल्व करके परीक्षा पास की थी। तो ये तमाम वो सवाल है। ये देखा जा रहा है, यानी कि अमरदीप, जब से यहां पर ये देखा जा रहा है कि परिवर्तन हुआ है सरकार में, तो यहां पर पेपर लीक मामले में भी अब परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक करते हैं बड़ी खबर का। 7 राज्यों के 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड जारी है। दरअसल धार्मिक कट्टरपंथ को लेकर छापेमारी जारी है। बेंगलुरु जेल में कट्टरपंथ केस में ये रेड जारी है। तो लश्कर-ए-तैयबा आतंकी बेंगलुरु जेल में कैदियों को बनाया था कट्टरपंथ और इसी को लेकर एनआईए की रेड अलग अलग राज्यों में 17 ठिकानों पर जारी है। तो धार्मिक कट्टरपंथ का ये मामला जब सामने आया था, बेंगलुरु की जेल में कैदियों को कट्टर बनाया जा रहा था, उसके बाद इसी से जुड़े मामले में अब अलग अलग जगह पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है और छापेमारी कर रही है। इस केस से जुड़े ठिकानों पर पहुंच रही है और यहां पर लगातार छापेमारी कार्रवाई जारी है। तो कुल 7 राज्य के ये 17 ठिकाने हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है और रेड कर रही है। लगातार तलाशी अभियान जारी है कि कौन से मॉड्यूल थे इस पूरे कट्टरपंथ मामले से जुड़े हुए, जिनके ठिकाने खंगाले जा रहे हैं और उनकी धरपकड़ की जा रही है।
और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि योगी कैबिनेट का आज विस्तार होना है। किसे किसे मौका मिलेगा ये देखना होगा कि योगी के कैबिनेट में किस किस को मौका मिलता है। आज 5 बजे ये विस्तार होगा। दरअसल एक बड़ी बैठक होनी है जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सबसे बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि ओपी राजभर को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर जिन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। इतना ही नहीं, दारा सिंह चौहान और रालोद को भी सरकार में जगह दी जा सकती है। तो आज विस्तार होना है कैबिनेट का। योगी कैबिनेट विस्तार पर सबसे ज्यादा नजर आज रहने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को सरकार में जगह मिल सकती है। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने की तैयारी में बीजेपी कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहती। बीजेपी की तरफ से अब तक यूपी की 80 सीटों में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। बाकी उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से पहले सीएम योगी अब अपना कैबिनेट विस्तार करने की तैयारी में हैं। आज शाम योगी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस बार योगी कैबिनेट में 5 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, जिनमें से 2 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री, जबकि 1 स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जा सकता है। योगी 2.0 सरकार का यह तीसरा कैबिनेट विस्तार होगा। फिलहाल योगी कैबिनेट में 52 मंत्री हैं और 8 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है। जिन चेहरों को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है उनमें शामिल हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। वहीं बीजेपी के दारा सिंह चौहान भी कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं आकाश सक्सेना, राजपाल बालियान और अशरफ अली भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के अलावा जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के 2 चेहरे मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं दारा सिंह चौहान के अलावा बीजेपी से 2 और चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने घोसी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की कैबिनेट में होने वाला ये विस्तार बीजेपी की जातिगत समीकरणों का भी संकेत होगा, जिसमें एक बार फिर पार्टी ओबीसी की संख्या पर फोकस कर सकती है। लंबे अरसे से योगी कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही थीं, लेकिन पिछले दिनों ओपी राजभर के नाराजगी जताने के बाद आज ये विस्तार होना तय हुआ है। जाहिर है यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने के मिशन को हासिल करने के लिए बीजेपी किसी को नाराज नहीं करना चाहती और कैबिनेट विस्तार के जरिए वोटरों को खास संदेश देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी जारी है, सभी पार्टियां इस तैयारी में जुटी हुई हैं, तो विपक्षी नेताओं ने भले ही सीट शेयरिंग के जरिए एकजुटता दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन आपसी कला छिप नहीं रही है। और यही देखने को मिला पंजाब में सदन में, जब यह देखा गया कि नेता प्रतिपक्ष और भगवंत सिंह मान आपस में तीखी नोकझोंक करते हुए नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से इंडी गठबंधन में एकता का संदेश देने का प्रयास भले ही किया जा रहा हो, लेकिन अंदर खाने राज्यों में कहीं न कहीं इसका विरोध हो रहा है। तो कुछ लोग विद्रोह कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही माहौल आज पंजाब विधानसभा में देखने को मिला, जब सदन में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच तीखी बहस देखी गई। दोनों में चल रही नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। बिगड़ते हालात को देखते हुए सदन की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। कुछ देर के बाद कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू किए। कांग्रेस विधायक और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं कि आदमपुर से हमारे दलित विधायक सुखविंदर सिंह कोटली ने दलित सीएम बनाने के वादे के बारे में पूछा और नारे लगाए। सीएम पास हो गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें दौरे पड़ रहे हैं। सीएम मान पंजाब की संस्कृति भूल गए हैं। हम भगवंत मान का इस्तीफा मांगते हैं। भगवंत मान जहां से भी संसद का चुनाव लड़ेंगे, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। वो तंज कस रहे थे और सभी को मौखिक रूप से गाली दे रहे हैं। हम भगवंत मान का इस्तीफा चाहते हैं। जब गर्मो गर्मी चल रही थी तो सीएम ने मुझे कहा आप
अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे सामने लड़ोगे? मैंने कहा आप जहां से पंजाब से लड़ोगे मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। ओपनली उनके चैलेंज को मैंने कबूल किया और ये बात हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स की तरफ से ये आई है कि जहां भी भगवंत मान इफ ही कंटेस्ट पार्लियामेंट, जहां से लड़ेगा आई विल फाइट अगेंस्ट हिम। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि अगर वो बोलेंगे तो विपक्ष वॉकआउट कर जाएगा। इसके बाद खुद भगवंत मान ने विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि सदन में अंदर से ताला लगा दिया जाए ताकि जब वो बोले तो विपक्ष के लोग बाहर ना जा सके। इन्नी देर बैठने वाले है नहीं, ये बिना सत्ता तो बैठ नहीं सकते। इन्होंने टीवी ते आने का चाह है, बाहर जाना इन्होंने। हुण बाहर वास्ते मैं जिंदा गिफ्ट करता, हुण बाहर भी नहीं जा सकते। पंजाब विधानसभा में आज हुई तीखी नोकझोंक पर कांग्रेस विधायक और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाए। बाजवा ने कहा कि सीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस सुनना नहीं जानती, इसीलिए विधानसभा के दरवाजे अंदर से बंद कर लेने चाहिए। क्या हम मजदूर हैं? इतना कमजोर स्पीकर हमने नहीं देखा। सीएम ने सबके लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग किया और हम सीएम का इस्तीफा मांगते हैं। आपको बता दें यह हंगामा तब हुआ जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 16वीं विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन को संबोधित कर रहे थे। कुल मिलाकर एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीटों की शेयरिंग और गठबंधन के बलबूते चुनाव में जीत का सपना देख रही है, तो वहीं दूसरे राज्यों में आपसी टकराव बताने के लिए काफी है कि बीजेपी के रथ को रोकने के लिए भले ही गठबंधन कर एकता का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे चुनावी मजबूरी ने दल तो मिला दिए लेकिन दिल नहीं मिल पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2024 में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं हूं मोदी का परिवार नारा दिया है, जिसके बाद हर जगह मैं हूं मोदी का परिवार की गूंज सुनाई दे रही है। दिल्ली में मैं हूं मोदी का परिवार के पोस्टर लगा दिए गए। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से ये घोषणा की थी एक रैली में कि पूरा देश हमारा परिवार है, उसको लेकर के दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने जो पूरे दिल्ली में इस तरह के एक बैनर पोस्टर लगवा दिए जिसमें देखिए लिखा हुआ है मोदी का परिवार, देश की 140 करोड़ जनता है। हैशटैग भी इसमें है मोदी का परिवार। और आप देखिए कि इसमें नीचे जो तंज कसे गए हैं उसमें साफ तौर पे लिखा गया भ्रष्टाचारी गठबंधन, जिसमें लालू के बच्चों के लिए, सोनिया के बच्चों के लिए, पवार के बच्चों के लिए, मुलायम के बच्चों के लिए, फारूक अब्दुल्ला के बच्चों के लिए, करुणानिधि के बच्चों के लिए, बादल के बच्चों के लिए। और दूसरी तरफ जो है वो मोदी जी हैं जो देश के बच्चों के लिए काम करते हैं और देश के बच्चों के लिए हैं। तो ये बैनर पोस्टर जो है वो दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा की तरफ से लगाया गया है और ये हर चौराहों पर ये बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। और जो अभी बीजेपी अपना एक अभियान चला रही है कि वो मोदी का परिवार है, तमाम जो बीजेपी के सभी नेताओं ने अपना प्रोफाइल में लिख दिया है कि वो मोदी के परिवार के लोग हैं। इसी को देखते हुए ये पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें संदेश के साथ साथ कटाक्ष भी किया गया है उन लोगों पर जिन लोगों ने मोदी के व्यक्तिगत हमला किया था मोदी पर और उनके परिवार पर सवाल उठाया था। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।